spend your time with us, because every student and every law student has its own motivation, has its own goals, and also has its own targeted career. So in that point, I would try to suggest and I would try to explain whatever I have achieved in my academic career, and as well as what I am going to achieve in foreign funding studies. Okay. अच्छा जी, that would be in Urdu, ठीक रहेगा या फिर should I go for the Hindi? Okay. Okay, 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 okay. अच्छा जी, everyone has the basic introduction of myself, and now I'm going to in detail about telling you about myself. That I'm Shahrukh Ali Bhutto. I'm a practicing advocate in Karachi and Hyderabad. My expertise in civil services cases and taxation and corporate sector cases. Okay, I'm practicing in Karachi and also I deal civil cases in Hyderabad. ठीक है, I am practicing from last 5 years in Hyderabad and Karachi, but in initially basis I did my law internship in Abid Zubari law firm at Karachi, and also I did practice initially I have a practice in Karachi, and now I am practicing Karachi at independent. I have opened my independent office in 2022, and specifically I deal with the civil cases as well as I deal with the service tribunal cases, which is usually for the civil servants and usually for the public sector organizations, which I deal with at the Sindh Service Tribunal and Federal Service Tribunal in Karachi. That is my basic introduction. I have tried from the last 2 years hunting the scholarships. मैंने बहुत scholarships के हवाले से apply भी किया है, कोशिश भी की है, ठीक है। कुछ scholarships में final interview तक पहुंचा, कुछ scholarships में काफी जो है वो मतलब मैंने interview cracks भी किए, लेकिन जो कि हम सबके साथ एक commonly जो है वो मतलब issue होता है कि हमारे पास या तो बेसिक फंडिंग नहीं होती, या तो हमारे पास जो है वो मतलब अब्रॉड जाने के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो है वो मतलब जिस किस्म की नॉलेज है या जो भी मेरे पास गाइडलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, आप सब यहाँ पे आए हो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के हवाले से, आप लोग इंटरेस्टेड हो, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस से यहाँ पे आए हो, तो यहाँ तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद है इस सेशन के, मेरे सेशन से। फर्स्टली यहाँ तो ये है कि भाई यहाँ तो जो है वो आपको मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताऊं, ठीक है, और या तो फिर जो है वो मैं आपको प्रॉपर्ली तौर पर ये बताऊं कि किस तरीके से आप अपना कैरियर जो है वो लॉ का क्या क्या उसमें आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सवाल है मेरा आप सबसे, वो चीज कि मुझे आप ये बताओ कि बीइंग लॉ स्टूडेंट और आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ लॉ आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या है? आप में से कोई भी मुझे ये बताए कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, वकील होने के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी बोलिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, यूके में किसी और कंट्री में, लाइक आप सीएसएस की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, लॉ के सब्जेक्ट हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल ओके, गुड फॉर द ओपिनियन। भाई ने बहुत बेहतरीन ओपिनियन दिया। या तो वकील बनोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे लोकल कोर्ट में, किसी भी सेशंस कोर्ट में चले जाओ, अपने एरिया के कोर्ट में चले जाओ, या फिर तुम लोग कराची में चले जाओ। यू हैव द स्पेस कि कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट ये चीज है, ठीक है, जो कि हर एक के पास है। मतलब आपने 5 साल लॉ करने के बाद आपने जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर लॉ गेट का टेस्ट दिया। लॉ गेट का टेस्ट देने के बाद जो है वो आपने क्या किया कि आपने टेस्ट क्रैक करने के बाद आप किसी सीनियर को ज्वाइन करोगे, लाइसेंस लोगे, लाइसेंस लेने के बाद अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करोगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपसे मैं शेयर करूं कि वकालत में अगर आपको सीनियर अच्छा मिल जाता है तो आपकी वकालत बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, अगर आपको सीनियर अच्छा मिल जाए जो आपको काम सिखाए और आप में कैपेबिलिटी हो काम सीखने की, तो आपका कैरियर वकालत का बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज सर ये आती है कि हमारे पास है कमीशन साइड, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो अभी से ही सीएसएस की तैयारी में बैठे होंगे, इंग्लिश पे काम कर रहे होंगे, ऐसे पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से जो है वो आप 17 ग्रेड की या 14 ग्रेड की, किसी ने प्राइवेट साइड की भी बीए की होगी,
किसी ने प्राइवेट साइड से बीएससी भी की होगी, ठीक है, और आप लोग कोशिश ये कर रहे होगे कि सर हम किसी तरीके से जो है वो मतलब प्रॉपर्ली तौर पर कमीशन में जाके कोई जॉब ले लें। अब मैं आपके सामने दो चीजें सामने रखता हूँ। देखें, हर शहर का और हर एक डोमेन और डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की, इंटीरियर में जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहते हैं कि वह गवर्नमेंट ही नौकरी, ठीक है, इन सिंपल इज दैट वर्ड कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो उस जॉब के बाद आपकी लाइफ सेट है। फॉर द बॉयज भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट नौकरी होनी है, शादी भी छोटे घर में थे, ठीक है भाई। और गर्ल्स के लिए भी ये है कि भाई अब्बा उसी के घर रिश्ता देंगे जिसके पास गवर्नमेंट की जॉब होगी, ठीक है। ये एक बेसिक फिनोमेना है हमारे पास सिंध में, ठीक है। या फिर आप जाओ इंटीरियर में, हमारे पास ये चलता है चीज, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखो तो हैदराबाद और उसके अलावा इंटीरियर में ये गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अगर आप कराची का माइंडसेट देखो तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट कंपनीज भी बहुत हैं। उसके अलावा प्रैक्टिसिंग जो वकील है वहां पे उनके पास ऑप्शंस भी बहुत है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड वो के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं, या अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर से कंसिस्टेंटली 5 साल 6 साल काम कर रहा है, वकालत कर रहा है, तो कराची में उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इंस्टेड ऑफ आपके पास सर वो बेसिकली ये आपके पास जो है वो मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो, लेकिन वहां पे कराची में इज द टोटल हब, इट इज अ बिजनेस हब सिटी, ठीक है। और वहां पे आपके पास उस हद तक बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस होते हैं। मैंने जिस फर्म में इंटर्नशिप की थी, बैरिस्टर आबिद जुबैरी के लॉ फर्म में मैंने इंटर्नशिप की थी, मेरा 3 बार सर इसमें इंटरव्यू हुआ, ठीक है। क्योंकि उस फर्म में जाने के लिए या तो आपके पास एक्सटर्नल प्रोग्राम हो। एक्सटर्नल प्रोग्राम का मतलब ये कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लॉ की हो जो 3 इयर्स की होती है, जो हमारे पास डेनिंग लॉ वाले भी कराते हैं, थेमिस भी कराता है, ठीक है, और लाहौर लम्स ये सब के सब जो है वो 3 साल की लॉ कराते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश लॉ होता है प्रॉपर्ली। आपके पास अगर उस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, तो आप इन बड़ी फर्म्स में जा सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज आपके पास क्या आपके कैरियर में या 5 सालों की लॉ में आपके पास क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप किसी भी बड़ी से बड़ी लॉ फर्म में जा सकें, ठीक है। वो आपके पास 3 से 4 चीजें होती हैं। एक या तो आपने पूरे 5 साल के लॉ में कम से कम 2 इंटर्नशिप्स की हैं, चाहे अपने लोकल एरिया में किए हों चाहे कराची में किए। भाई मैं जब लॉ में था, जब मैं 5 साल लॉ कर रहा था, मुझे किसी ने इंटर्नशिप का नहीं बताया था। मैंने इंटर्नशिप की थी अपने इंटीमेशन वाले पीरियड के दौरान, मेरा लाइसेंस नहीं आया था। मैंने इंटर्नशिप तब की थी जब मेरा इंटीमेशन का पीरियड था, मतलब मैं ग्रेजुएट हो चुका था, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि आपने इंटर्नशिप अचीव कर ली, दूसरा आपके पास पूरे 5 साल की लॉ में आता है सर मूड कोर्ट कंपटीशन, ठीक है। मूड कोर्ट कंपटीशन से भले आप इंट्रा करो या कोई इंटरनेशनल करो या फिर जो है वो आप नेशनल करो, ये आपके सीवी में इन तीनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कोर्ट्स आपने की हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो है वो इस तरीके से क्रैक हो सकती है कि आपने प्रॉपर्ली तौर पर जो है वो इंटर्नशिप्स में अच्छी फर्म्स में टाइम स्पेंड किया हो, और टाइम स्पेंड करने के बाद आपने इंटरनेशनली तौर पर जो है वो फॉर्म्स में या कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो। ये चीजें आपको उस इंटर्नशिप तक पहुंचा देती हैं जो आपकी बड़ी लॉ फर्म्स है। मैंने सर अपने 5 इयर्स के लॉ कॉम्पिटिशन में 5 मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, जिसमें से एक हैनी यूनाइटेड, एक जैसप है, ठीक है, एक यूसीएल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर जो कराता है, ठीक है, एक पीसीएल है, एंड इन द लास्ट एक मेरे पास इंट्रा है जिसमें मैं बीइंग अ कोच जो है वो गया था पाकिस्तान लॉ में के कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो ये 5 कॉम्पिटिशन मैंने अपने जो है वो मतलब लॉ करियर में किए थे, एंड इन द लास्ट मैंने नरेम्बर्ग इंटरनेशनल कोर्ट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जो कि आपका जर्मनी में जो यहाँ पे हम जा नहीं सके बिकॉज ऑफ हमारे पास फंडिंग नहीं, वी डू हैव अ लैक ऑफ फंडिंग, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इंटर्नशिप के लिए आपको पूरा कैरियर और पूरा का पूरा अपने 5 सालों में क्या चीजें सामने रख के पोर्ट्रे करनी है। उसके बाद आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप कैसे पता चलेगा, जो है वो वेबसाइट से पता चलेगा, ठीक है। हमारे पास
से 4 लॉ फर्म्स हैं, मैं स्पेसिफिकली कराची की बताऊंगा जो इंटर्नशिप्स ऑफर करती है। एक सर आती है जी हैदर मोटा लॉ फर्म, ठीक है, HAIDER, स्लाइड्स होती है तो मैं उस पर आपको दिखा देता। हैदर मोटा लॉ फर्म, ठीक है, ये कराची में होती है सर। उसमें आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। द मेन टाइम पीरियड जो उसका होता है वो जून से स्टार्ट होती है इंटर्नशिप्स और वो जाके आपकी एंड होते हैं सितंबर में, ठीक है। 2 मंथ्स की होती हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, इंटर्नशिप करोगे तो आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे, ग्रेजुएट होने के बाद आप उन्हीं फॉर्म्स में लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सर आपके पास आती है जी लाखानी लॉ फर्म्स, ठीक है। लाखानी लॉ फर्म जो आपकी आती है वो भी आपकी प्रॉपर्ली तौर पर सर आती है कराची में, ठीक है, जिसमें बैरिस्टर अली लखानी साहब और उसके अलावा मोहम्मद अली लखानी साहब की ये लॉ फर्म है, ठीक है। तीसरी जो है वो बैरिस्टर आबिद जुबैरी की लॉ फर्म है। आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उनकी भी लॉ फर्म है जिसमें इंटर्नशिप आपकी अनाउंस होती है। आपने करना कुछ नहीं है, गूगल में जाके आपने प्रॉपर्ली तौर पर इन फर्म्स की वेबसाइट सर्च करनी है, आप पहुंच जाओगे डायरेक्टली। कैरियर ऑप्शंस में जाओगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा लॉ इंटर्नशिप्स है। अब तुम्हें फिर उस तरीके की अपनी सीवी बनानी है। उस सीवी में तुमने ये मेंशन करना है। आजकल हमारे पास सीवी का पुराना एक फॉर्मेट चलता है जिसमें लिखा होता है सर करिकुलम विटाए, जो पुराना आउटडेटेड होता है, भाई वो नहीं करो। अगर तुमने अपनी सीवी भी बनानी है तो वो तुम बनाओगे यूरोपास वेबसाइट पे जाओ, अपने पूरे पर्टिकुलर जैसे फॉर्म भरते हो ना, उसी तरीके से आप यूरोपास वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के बाद जो है वो आप अप्लाई करो, ठीक है। ये आपका सर आ जाता है किस तरीके से आपने जो है वो अपनी यूरोपास में सीवी बनानी है। उस सीवी को डाउनलोड कर लोगे वेबसाइट से, उस सीवी को जो है वो आपने दूसरी फॉर्म्स में दे देना, ठीक है। और सीवी के साथ आपने अपना कवरिंग लेटर लाजमी लगाना है। कवरिंग लेटर में तुम लोग क्या लिखोगे, कवरिंग लेटर में आप लोग क्या लिखते हो कि सर मैंने जो है वो मतलब आपकी वेबसाइट से चेक किया कि मुझे पता चला कि यू हैव इंटर्नशिप वैकेंसी एंड आई वांट टू परस्यू माय लॉ करियर in that particular law firm and this are my qualities and this are my subject resolutions which I want to portray in your law firm। ये आपने सब चीजें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका प्रॉपर्ली तौर पर उस लॉ फर्म में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बेहतर है। अब बात करूं सिर्फ हैदराबाद के हवाले से, तो हैदराबाद में सर 2 लॉ फर्म जो टॉप की हैं। ग्रेजुएट होने के बाद हैदराबाद का जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मैं उन फर्म्स में जाऊं और वहां पे जाके प्रैक्टिस करूं। पहले सर झमट जिटाना की लॉ फर्म है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डीन भी हैं, उनकी लॉ फर्म में इंटर्नशिप्स आती हैं। पहले नहीं था, लेकिन जब हम पास आउट हुए तो हमने सर से रिक्वेस्ट भी की थी, तो सर ने हमारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये चीज़ अनाउंस की 1 महीने की इंटर्नशिप उनकी लॉ फर्म में होती है। अगर आपने मेरी फर्म से इंटर्नशिप कर ली तो आप बहुत कुछ जो है उसमें से सीख लेते हो, क्योंकि सिविल साइड की जो प्रैक्टिस है उनकी वो पूरे सिंध में उनकी बहुत ज़्यादा टॉप पर है, ठीक है सर। झमट जिटाना लॉ फर्म। दूसरा सर यहाँ पे लॉ फर्म जो एक्टिवली प्रॉपर्ली यहाँ पे काम करती है वो ये है कि बैरिस्टर जवाद कुरैशी की लॉ फर्म, ठीक है सर। बैरिस्टर जवाद कुरैशी की लॉ फर्म में भी आपकी इंटर्नशिप्स अनाउंस होती हैं। मेरे कई दोस्त वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी अभी अपना पूरा का पूरा ऑफिस नया सेटअप किया है, तो अभी ज्यादातर उनका पूरा का पूरा इंटर्नशिप और इंटर एजुकेशन की साइड में फोकस होता है। अब ये चलो आपकी 2 चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे उन लोगों से ज्यादा जो है मतलब पर्सनालिटी के तौर पर ज्यादा बढ़ रहे हो गया जो बार में, ठीक है, जो इलेक्शंस में है, तो मैं सीधी सजेशन आपको ये दूंगा कि भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले या इलेक्शन में बच्चों को या जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको अगर वो कहते हैं कि आए आप वर्क करें, हमारे जो है प्रॉपर्ली तौर पर आप काम करें, हमारी कैंपेनिंग करें बाहर के इलेक्शंस में, तो आप 5 साल वाले लॉ वालों को मैं सीधा बोलूंगा कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप ग्रेजुएट होके फिर फौरन से आप किसी बार के लिए जाके आप प्रॉपर्ली काम करो और उन बार वालों के लिए अपनी कैंपेनिंग करें। ये आपका काम नहीं है। जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तब तक तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस आ भी जाए तो तुम्हें खुद को जाया नहीं करना इलेक्शन कैंपेनिंग करके। आई नो के सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। मैंने सर जुबैरी के लॉ फर्म में ये सीखा कि भाई मेरा वोट तब कराची में होता था, लेकिन जुबैरी के लॉ फर्म का एक रूल था कि अगर आप लोगों के कोर्ट में मैंने किसी भी वकील का कैंपेनिंग का बैच भी देखा तो आप फर्म से एक्सपेल है। और यही सेम रूल सर झमट के लॉ फर्म में।
कि आप न्यूली ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स या न्यूली ग्रेजुएट जो आप लॉयर्स हो, आपका कोई काम नहीं है कि आप जाके किसी इलेक्शन की कैंपेनिंग का हिस्सा बनो, जब तक तुम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश नहीं कर लेते। सोशल नेटवर्किंग के लिए गैदरिंग्स में जाओ, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो तुमने अपनी इमेज को क्रिएट करना है, तो वो तुमने अपनी प्रायोरिटीज के बेस पे करना है। अब ये आपका सर हो जाता है इंटेंशन से रिलेटेड, ठीक है, इंटेंशन से रिलेटेड जो ब्रीफ था वो मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, उसमें मैं बिल्कुल जितना हो सके आपको गाइड करूंगा। अब सर बात आती है कि मैंने रिसेंटली स्कॉलरशिप क्रैक की है, which is for the University of Sapienza, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है इटली में, जिसके लिए मेरा इसी सितंबर में जाना होगा। आप में से ज्यादातर जो है वो मतलब यही कैरियर जो है वो रखते हैं, आप में से ज्यादातर जो है वो यही चाहते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्ली तौर पर जो है वो पार्टिसिपेट करूं या मैं अब्रॉड जाके अपना कैरियर परस्यू करूं। हर किसी का सर ये ड्रीम है, हर किसी का ये ख्वाब है, हर कोई अपने हिसाब से कोशिश करना चाहता है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सब तरह? अगर बगैर माइक पे बात करूं तो ठीक है, सुनाई देगा पक्का? सर कोया तक आवाज नहीं आवाज अचे भी कोया दे आवाज अचे भाई यार वो तो हागन पे पॉइंट अब आवाज अचे भी ना जाए जी भी सही बताओ पक्का, ठीक है। अच्छा जी, आने सबका पहली कहां के मैं बताया तो स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, सबको बताता हूँ सर स्कॉलरशिप के बारे में, किस तरीके से तुम लोग स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हो या स्कॉलरशिप में क्या क्या चीजें हैं जो आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास प्रॉपर्ली तौर पर जो थोड़ी बहुत गाइडेंस है मुझे वो बताओ। तुम लोगों को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में क्या पता है वो बताओ, ताकि उसके बाद में उस लेवल पे जाके आपको समझो जी। कोई भी आप में से बताए, फ्रीली बोल सकते हो, कोई मसला नहीं, सब सीखने वाले हैं सर, मैं भी सीखने वाला हूँ जी। ठीक है, which is a semester exchange scholarship है, ठीक है। और कोई लॉ के हवाले से स्कॉलरशिप के बारे में आपको क्या पता है वो बताएं। फिनिश करा आवाज भेजो मेरा सर जी भेजो के बाद क्लिक करना पुलिस पर जापुलिस पर इंडिया वर्कशॉप में मिल जाए इन्वेस्टमेंट दूंगा हमने भी काम करेंगे लेकिन आई स्टूडेंट में एटलीस्ट के बाद 7% ओके स्कॉलरशिप देके ग्रेजुएशन दिया उन्होंने ये ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इंडिया ग्रेजुएशन है उन्होंने कोई इंडिया ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या इंडिया नवाजी यूएसडी है सर जी जी ओके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप ओके बिकॉज ऑफ दैट ठीक है कंटिन्यू राजीव फर्दर ओके यू हैव द नॉलेज ऑफ स्कॉलरशिप बट आपको आप में से कितनों को पता है कि एलएलएम स्कॉलरशिप किस कंट्री की बहुत अच्छी है या किस कंट्री में आपको एलएलएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक तो यूके होगा ठीक है, एक तो यूके होगा ऑप्शन में, दूसरा होगा यूएस। लेकिन मुझे ये बताओ कि एंड तक अगर तुम खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल के अगर उसका कंक्लूजन निकालो तो कितना खर्च हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए?
ये बताओ सर स्टीपेंड्स को लिखिए कितने का भाई करोड़ नहीं ठीक है ये आप बताओ 50 लाख ओके 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 जी जी बाद में ये तो शायद अगर लेकर स्टूडेंट आए फुली फंड स्कॉलरशिप में थोड़ा जुड़ा है तो आगे स्टिपेंड मिलता है ऑलमोस्ट बाहर जर्मनी में मिला करना जर्मनी में तक फुल स्टिपेंड मिलता ताज यूएस आए यूएस में पीएचडी में एलएल पोस्ट ग्रेजुएशन जी तक फुल स्टिपेंड ठीक है दैट इज फॉर द रीजन। अब बात करते हैं सर एलएलएम की स्कॉलरशिप, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि आप में से मेजॉरिटी को एलएलएम के स्कॉलरशिप के हवाले से उतनी नहीं है नॉलेज, लेकिन एक दो ही हैं जैसे भाई हैं, ठीक है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब बात करते हैं सर मैंने जो है वो स्कॉलरशिप क्रैक की है वो कौन सी है, ठीक है, वो किस किस्म की है। सर मैंने स्कॉलरशिप सर क्रैक की है लीगल स्टडीज की, ठीक है, जो कि कोई एलएलएम नहीं है बट इट्स सिंपल मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स स्कॉलरशिप है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया में होती है। अब इस स्कॉलरशिप में मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, मैं उसकी बात करूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया की सर स्कॉलरशिप है। पहली बात ये कि स्कॉलरशिप जो मैंने अभी क्रैक की है उसमें इतना कोई एग्जामिनेशन नहीं था, उसमें कोई इतना मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर आया कि जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने वो चीजें वैसी रखी तो मेरा फिर जाके उसमें सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल स्टडीज में मैं इटली जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन उस स्कॉलरशिप में मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैंने 1.5 साल पढ़ाई तो मुकम्मल कर ली, लेकिन इस स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे बेनिफिट ये होगा कि जब मैं पूरी की पूरी पढ़ाई पूरी कर लूंगा तो मैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से जितनी भी उनकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनमें जाके 1 महीने की इंटर्नशिप करूंगा और वहीं पे ही मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि मेरा स्टूडेंट वीजा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीजा में, ठीक है, और उसी वर्क वीजा में मैं 2 साल तक या 1 साल तक काम करूंगा और उस 1 साल के काम करने के बाद जो है वो मैं फिर वहीं पे या तो यूरोप में एक्सेल करूं या तो फिर मैं वहीं पे रहूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर जो आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, अगर मैं बात करता हूं सर कैटेगोरिकली 3 किस्म की हमारे पास स्कॉलरशिप्स आती हैं, ठीक है, 3 किस्म की हमारे पास स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके पास सर पहला जो एडवांटेज होता है वो इज दी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की हमारे पास स्कॉलरशिप्स आती हैं, इज दी सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सर हमारे पास आता है प्राइवेट एंड पार्शियल स्कॉलरशिप, ठीक है, प्राइवेट यानी कि वो यूनिवर्सिटीज जो पार्शियल स्कॉलरशिप जो है वो आपको देती हैं, सही है। अब ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास स्कॉलरशिप्स की। अब मैं पहली कैटेगरी की बात करूंगा सर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। जिस स्कॉलरशिप में मैं अभी जा रहा हूं वो स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया है और उसका मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन जो कि या तो नाम वेटिंग लिस्ट में था या तो फिर एंड में वही होता है कि भाई आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, बैंक स्टेटमेंट के बाद जाके आपका वो प्रोसेस होगा। क्वेश्चन एंड में लेता हूँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप लिख लो, एंड में मैं आपसे वो क्वेश्चन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉपरली तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिसमें से भाई ने भी कुछ बताया, पहले तो शेवनिंग स्कॉलरशिप है जो कि स्पेसिफिकली आपकी यूके से रिलेटेड होती है, ठीक है, मास्टर्स के बेसिस पे आप अप्लाई करते हो, लेकिन शेवनिंग स्कॉलरशिप मैंने जब अप्लाई किया था, जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे ये चीज पता चली कि सर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं वो उनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि भाई मैं एडवोकेट हूं, मैं किसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी लीगल एड के साथ काम कर रहा हूँ। अब लेकिन वो एक प्राइवेट लीगल एड होती है, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एड होती है। अब अगर मैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से काम कर रहा हूं तो वो भी एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, लेकिन अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूं उसके साथ रहकर मैं काम कर रहा हूं, कहीं पे एज ए लीगल ऑफिसर हूं, तो वो मुझे शेवनिंग स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। और शेवनिंग स्कॉलरशिप जो हमारे पास सीएसपीज होते हैं, जो सीएसएस करने वाले होते हैं, उनको भी इजीली मिल जाती है, क्योंकि वो प्रॉपरली तौर पर जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की पॉलिसी से रिलेट करते हैं, ठीक है।
एक हो गया आपका शेफनिंग स्कॉलरशिप, दूसरा सर आपका आता है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हो, उस पर मैं बाद में आता हूं। मैं फिलहाल स्कॉलरशिप की कैटेगरी बता रहा हूं। तीसरी सर, जैसे कि आपने बताया फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएस की आती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आ जाती है सर इंग्लिश कंट्रीज की स्कॉलरशिप, कैनेडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आ जाती है। ठीक है, अब ये हो गया सर आपके इंग्लिश कंट्रीज की कैटेगरी। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरोप से रिलेटेड, तो हमारे पास यूरोप में ऑप्शन ज्यादा है। अगर आप इंग्लिश कंट्रीज की बात करो, जितने भी मैंने आपको ये स्कॉलरशिप बताई हैं या जितने भी मैंने आपको ये ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं, इनमें एक चीज है जो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करती है। पहली बात तो हाईली कॉम्पिटेंसी होती है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के कोने कोने से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली मैं सिंध से बात करूँ तो सिंध से बहुत ही कम होते हैं अप्लाई करने। मैंने जितनी बार भी अप्लाई किया है या जितनी बार भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, मैंने देखे हैं ज्यादातर डोमिसाइल वाले पंजाब से होते हैं, कई कराची से होंगे, कई चंद, वो भी मतलब 10 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए। मतलब मैं फिर अगर हैदराबाद से अकेला हूँ अप्लाई करने वाला, हैदराबाद से 1, 2 या 3 होंगे, ज्यादा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मसला ये कि हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों की। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ सर मैं दूसरा इंग्लिश स्कॉलरशिप या तो इंग्लिश कंट्रीज की स्कॉलरशिप के ड्रॉबैक का, तो दूसरा सर में ड्रॉबैक ये है कि आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि भाई आपने हमारे पास 2 साल या 1.5 साल पढ़ाई की, वो पढ़ाई करने के बाद जो है वो आपने वापस आना है, वापस आकर आपने जो है वो प्रॉपरली तौर पर सर्व करना है अपने कंट्री में। उसके बाद आप जो है वो वापस आ सकते हो उस यूके में या यूएस में, जहां भी स्कॉलरशिप आपने की, ये बॉन्ड आप साइन करते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो कि आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन आप सबके सामने है कि आप आने वाले 5 सालों में ये प्लान नहीं कर सकते कि तुम लोग स्टैंड कहाँ करोगे। ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कैरियर की सिक्योरिटी नहीं पता कि 5 साल गुजरने के बाद तुम लोग स्टैंड क्या कहाँ करोगे। यहाँ तो जुडिशरी के लिए ट्राई करोगे। फिर जुडिशरी हमारे यहाँ सिंध में क्या होता है कि प्रॉपरली तौर पर साल में हर दफा अनाउंस नहीं होती। अभी जो जुडिशरी में एलोकेशन हुई है 4 साल के बाद जुडिशरी में एलोकेशन। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है, ज्यादा टाइम से होता है, वो आपका सीएसएस का होता है। ठीक है, बाकी जो भी दूसरे एग्जाम्स हैं जो एसपीएससी से रिलेटेड है, आप सबके सामने एसपीएससी बहुत ज्यादा मेरिट, मतलब इतनी ज्यादा मेरिट देता है, इतनी ज्यादा मेरिट देता है, सोच है। ठीक है ना, वो तुम समझ जाओ मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा मेरिट है सर, 2 साल की नौकरी करने के बाद भी नौकरी से जा सकते हो। किसी वकील का दिमाग खड़ा केस कर दिया उसने तो जा सकते हो नौकरी। ठीक है, तो एसपीएससी में बहुत ज्यादा मेरिट है। अब तुम लोग सिर्फ एक कैरियर के बेस पे 5 साल तो नहीं लगाओगे, सिर्फ एक कमीशन के बेस पे तुम लोग रह गए। चलो कमीशन में एक सीट आती है तो 500 एप्लीकेशन जाती हैं, एक बंदा हो गया। ठीक है, बाकी 499 का क्या, वो क्या करें। ठीक है, वो कहाँ जाए। अब यही एक इनसिक्योरिटी हमारे तकरीबन यूथ में फैली हुई है कि भाई हम करें तो क्या करें। इसलिए जिसके पास भी आजकल का जो सिचुएशन है, जिसके पास भी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके या तो डंकी के थ्रू निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, या तो बस किसी न किसी करीबी कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन जो है वो वहां पे परसू कर रहा है, या स्कॉलरशिप्स के पीछे भाग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश कंट्रीज की स्कॉलरशिप की कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जी यूरोप के हवाले से। यूरोप, याद रखो कि स्कॉलरशिप्स देने में और स्कॉलरशिप के लिए ज्यादातर बच्चों को अपॉइंट करने में यूरोप बहुत ज्यादा टॉप पर है, क्योंकि तुम्हारे पास यूरोप में चॉइसेस आती हैं, डिफरेंट किस्म की चॉइसेस आती हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर स्कॉलरशिप्स की बात करूं यूरोप में, तो आपको यूरोप में सबसे पहले जो स्कॉलरशिप टॉप में जो आती है वो है आपकी एरास्मस मंडस। सुना है एरास्मस मंडस? ठीक है, एरास्मस मंडस यूरोपियन कमीशन की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कमीशन क्या करती है कि हर फील्ड की स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। ठीक है, मैंने एरास्मस मंडस में 2 बार अप्लाई किया था। पहली बार सीधा रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया। मेरा 68 रैंक था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि 5 लोग अगर छोड़ेंगे सीट तो मैं जाके वहां पे फिट बैठ सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज मैंने प्रोसेस से गुजरा है, ये जो चीज मैंने प्रोसेस की, अब मेरा तो चलो ठीक है, एक तरीके से मैंने अप्लाई किया, मेरा 1 साल इसमें गया, लेकिन कम से कम तुम्हें अगर ये चीज पता होगी तो तुम लोग अभी से ही प्लान करना शुरू कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने आगे जाके ये स्कॉलरशिप क्रैक करनी। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं
और कई ऐसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी फाइनल सेमेस्टर के पेपर भी नहीं हुए, उन्होंने उस स्कॉलरशिप एरास्मस को क्रैक किया है और अभी वो वहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एरास्मस मंडस में आपको लॉ से रिलेटेड 2 कोर्सेज मिलते हैं। वैसे तो हर एक एरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तुम लोग वेबसाइट पे जाओगे, होता प्रोजेक्ट में तुम्हें दिखा देता, लेकिन अगर तुम लोग वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद जब तुम कोर्सेज को सर्च करोगे तो तुम्हें लॉ से रिलेटेड 2 कोर्सेज मिलेंगे। देयर आर द 2 बेसिक कोर्सेज फॉर द एरास्मस मंडस। एक इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये आपका सबसे पहली ये स्कॉलरशिप है जो आपकी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में जो कैरियर परस्यू करना चाहते हैं उनकी है। ठीक है, दूसरा सर आता है इकोनॉमिक लॉ एंड एनालिसिस। ठीक है, यूरोपियन लॉ, इकोनॉमिक एंड एनालिसिस, ये जो है वो आपका दूसरा एरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप है। एरास्मस मंडस की सबसे खास बात ये है कि तुम लोग 2 साल की पढ़ाई करते हो। उन 2 सालों की पढ़ाई में तुम लोग जो हो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट सेमेस्टर्स पढ़ते हो। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लॉ ऑफ ग्लोबल पीस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, तो उसमें आप 4 सेमेस्टर्स पढ़ोगे। पहला सेमेस्टर तुम लोग पढ़ोगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में, जो स्कॉटलैंड में होती है। दूसरा सेमेस्टर तुम लोग पढ़ोगे सर यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में, स्पेन में। तीसरा पढ़ोगे तुम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स में। जो चौथा सेमेस्टर है वो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन पर है। या तो तुम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टडीज की साइड जाओ, वहां पे जाके अप्लाई करो, वो सेमेस्टर जाके पढ़ो, या तो तुम गवर्नमेंट एंड पॉलिसी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो जर्मनी में जाके तुम पढ़ोगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में। ठीक है, या तो तुम अगर प्रॉपरली तौर पर ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो तुम लोग जाओगे यूनिवर्सिटी आईफिल यूनिवर्सिटी जो फ्रांस में होती है, इनमें जाओगे आप। ठीक है, तो 4 सेमेस्टर 4 डिफरेंट जो है वो आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे। आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। उसके अलावा जो भी खर्चा यहाँ से तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन का करते हो, जो भी चीज तुम लोग यहाँ से लेते हो, वहां पे तुम एक बार पहुंच गए तुम्हें रीइंबर्स हो जाते हैं पैसे। दूसरा, तुम्हें पाकिस्तान में बैठ के वो पैसे ठीक है, ये सर आपका स्कॉलरशिप में हो गया है। उसके बाद आपको सबसे पहले वो 3000 यूरो भेजेंगे कि भाई आप अपना टिकट करवा सको। उसके बाद जो भी आपने अकोमोडेशन बुक करवानी है वो आप उसमें करवाओगे। उसके बाद जब आप वहां पे पहुंचे तो आपको 3000 यूरो दूसरे मिलेंगे। ठीक है, उनमें जो है वो आप अपने रहने का खर्चा वर्चा हर एक चीज उठा सकते। ठीक है, ये यूरोप की सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप आती है एरास्मस। अब ये अनाउंस कब होती है? ये आपकी जो अनाउंस होती है ये स्पेसिफिकली अक्टूबर से होती है, यानी कि अगले महीने। ठीक है, अक्टूबर से इसके कोर्सेज अनाउंस होते हैं और जो आपके प्रोसेस चलते हैं जनवरी और फरवरी, ज्यादातर जो है वो मतलब फरवरी तक क्लोज हो जाते हैं डेडलाइन। ठीक है, अब इनको रीजन वाइज बच्चे उठाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम अंडर डेवलपिंग में आते हैं। और जब हम अंडर डेवलपिंग में आते हैं तो हमारे मुल्क में से कम से कम मतलब दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो कम से कम ये 34 स्टूडेंट्स उठाते हैं। 34 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान से उठाते हैं। और एरास्मस स्कॉलरशिप हंट करने में पाकिस्तान लास्ट 2 सालों में टॉप पे रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रैंक रहा है हमारा। दूसरे पे यहाँ तो इंडिया आता है। ठीक है, तो ये एक यूरोप की साइड तुम लोग अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। और इस एरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप क्रैक करने के बाद कोई तुम्हें बॉन्ड साइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे कि आप होते हो ना, यहाँ पे कोई बंदा CSS किसी ने क्रैक कर लिया, उसको प्रोटोकॉल मिलता है प्रॉपरली तौर पर, गाड़ियां होती हैं ये वो। तो एरास्मस स्कॉलरशिप का प्रोटोकॉल यूरोप में बहुत ज्यादा है। तुम्हें सिटीजनशिप भी आसानी से मिल सकती है, तुम्हें कहीं पे भी पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल सकती है। उसके अलावा किसी भी UN ऑर्गन में जाके आराम से जॉब कर सकते हो, क्योंकि तुम एरास्मस स्कॉलर, यानी कि तुम्हारा कैरियर आने वाले 5 साल तुम्हारे बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, अब आता हूं मैं दूसरी तरफ के सर दाद स्कॉलरशिप जो स्पेसिफिकली जर्मनी की है। ठीक है, दाद स्कॉलरशिप की मैं बात करूंगा जिसमें आपको जर्मनी में पढ़ने का मौका मिलता है। जर्मनी में जाना चाहते हो दाद स्कॉलरशिप के थ्रू तो 2 यूनिवर्सिटीज या 2 यूनिवर्सिटी नहीं 2 कोर्सेज बता रहा हूँ, उन 2 कोर्सेज में तुम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक सर आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में मास्टर्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में तुम लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे, वो भी सेम तरीके का आपको स्टाइपेंड भी देते हैं। उसके अलावा आपको प्रॉपरली तौर पर जो है वो पैसे भी देते हैं। मैं अभी आता हूँ कि इनमें अप्लाई कैसे करना है, वो उसको बाद में आता हूँ। ठीक है, अभी स्कॉलरशिप को मैं बता रहा हूँ। दूसरा सर आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। ये भी आपका दाद स्कॉलरशिप में कोर्स अनाउंस होता है।
कोर्सेज सारे के सारे स्कॉलरशिप पे जो आपके अनाउंस होते हैं विच इज बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो, अभी थीसिस दे चुके हो, तो तुम लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हो। यू आर एलिजिबल, अब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर ऑरेंज स्कॉलरशिप। ऑरेंज स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स की तरफ से होती है। ऑरेंज स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है जो कि आपकी स्पेसिफिकली नीदरलैंड के साइड की होती है, ठीक है। नीदरलैंड में जो लोग अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, नीदरलैंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर द लॉ ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ। दुनिया का बेस्ट में बेस्ट आर्बिट्रेशन लॉ आपको नीदरलैंड में मिलता है अगर आप वहां पे अपना जो है वो मतलब मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास आता है जी हायर एजुकेशन अथॉरिटी स्कॉलरशिप, जो कि आयरलैंड की तरफ से होती है, ठीक है। आयरलैंड यानी कि 2 आयरलैंड है आपके। एक आयरलैंड बताओ कौन सा है? नॉर्दर्न आयरलैंड। और वो कहाँ आता है? यूके में। दूसरा यूरोपियन आयरलैंड आता है, ठीक है। दोनों के कैपिटल डिफरेंट है, सही है। अब जो यूरोप की साइड आपका आयरलैंड आता है हायर एजुकेशन अथॉरिटी, ये उसकी स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब ज्यादातर जो है वो उसमें लैंग्वेज जो भी होती है इट इज 90% इंग्लिश, 90% आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है। अब ये आपको सारी की सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। स्वीडन इंस्टीट्यूट की भी स्कॉलरशिप आती हैं स्वीडिश की तरफ से, ठीक है। और यूरोप के रीजन के हवाले से तुम्हें बताऊं तो तुम लोग लॉ में 4 से 5 फील्ड हैं जिसमें तुम अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तुम या तो मास्टर्स करो, ठीक है। दूसरा या तो इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में तुम मास्टर्स करो। तीसरा आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ह्यूमन राइट्स लॉ में आप मास्टर्स करो, ठीक है। चौथा आता है आपका प्रॉपर्टी तौर पर इमिग्रेशन लॉ एंड रेफ्यूजी लॉ, ठीक है। ये आपका चौथी फील्ड आती है जो यूरोप में बहुत फेमस है। इन दी लास्ट सर आपकी आती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। ये आपकी 5वीं जो है वो स्कॉलरशिप है। ये 5वीं फील्ड है जो आप यूरोप में एक्सेल करके अप्लाई कर सकते हो। अब इन 5 फील्डों में से किसी भी एक फील्ड में जाके तुम लोग स्पेसिफिक होकर अप्लाई करते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज्यादा हैं और इस फील्ड का बहुत ज्यादा, जैसा कहते हैं ना एक प्रॉपर्ली तौर पर एडवांटेज, वो एडवांटेज भी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो एक चीज तुम लोग ये सोच लो कि तुमने यहाँ पे 5 साल लॉ पढ़ी तो इन्हीं फील्ड में से लाइकवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में जाते हो, वहां पे प्रैक्टिस करते हो, तो सिंपल किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर लो जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम करते हैं। उनका एक्सपीरियंस तुम्हें इस स्कॉलरशिप को अर्न करने में बहुत आसान लगेगा, वो आसानी से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये यूरोप से रिलेटेड आपकी जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने बताई। अब बात करते हैं अहम आपकी ये कि आप किस तरीके से स्कॉलरशिप्स को हंट कर सकते हैं, क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप स्कॉलरशिप में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे पहले आपको अपने एकेडमिक गोल पे फोकस करना है। आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। 4 चीजों पे आपने फोकस करना है। इसकी स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, ठीक है, जो आप इजीली स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफली बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है जिन पे आपने काम करना है। पहला, आपका एकेडमिक गोल क्या है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने आप को ये देखना है कि आपका एकेडमिक गोल या आपने कहाँ जाके क्या कैरियर परस्यू करना है। आपने अपना एकेडमिक गोल बनाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर भाई मेरा गोल ये है कि मैं इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में जाऊं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, मेरा ये एक एकेडमिक गोल है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपने अपने माइंड में रखना। अब जाहिर सी बात है जब मैंने एक एकेडमिक गोल डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपकी जो भी स्कॉलरशिप में सर सिलेक्शन होती है वो आपके 2 लेटर्स पे होती है। कौन कौन से लेटर्स होते हैं सर वो बताएं? 2 लेटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी सर सिलेक्शन होती है। एसओपी होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इन शॉर्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। और सर की खबर है कि कल आग लगी सके शायद रेफरेंस या रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर सर आपकी रेज्यूमे, ठीक है। आपकी रेज्यूमे व्हिच हैज टू बी अपडेटेड एज द इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल फॉर्मेट मतलब वही सेम जैसे ये आपका यूरो पास में आ जाता है, ठीक है। आपका फॉर्मेट उस हवाले से अपडेटेड हो सीवी का। ये नहीं हो कि सही करिकुलम विटाए ऑब्जेक्टिव गोल आई वुड सर्व टिल माय लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर एंड में लिखा हो ये सही जो को आई नीड अ जॉब,
and I would work entire different way. It is my motivation to work with perfection. ठीक है, ये सारे मतलब जो हवाल होता है ना, ये नहीं, जो चीज ओरिजिनल है ना वो लिखो, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज सिंपली तुम्हें देखता है, उसको ऐसे कई हवाल मिलते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट से, बहुत लोग उसको हवाली तौर पर मिलेंगे जो बोलेंगे सर हम ये भी करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप देने वाले को, एडमिशन कमेटी वाले को ये पता है कि तुम्हारा कैरियर किस तरीके से बना हुआ है, वो तुम्हारे पूरे कैरियर को देखता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा और भी नई चीज तो तुम्हारे फेसबुक को भी वो देखता है, क्योंकि वो आप लगाते हो ना साइड में, भाई ज्वाइन दिस लॉ कॉलेज, यहाँ स्टडिंग दिस लॉ कॉलेज, ठीक है, या हैव ज्वाइंड दिस लॉ फर्म, ये फेसबुक पे तुम लोग अपडेट करते हो ना, ये भी चीज तुम्हारे लिए बहुत पोर्ट्रे करती है सर, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हो, अब यहाँ पे आ गए, आपने कॉन्कॉर्ड लॉ का एक सेशन ज्वाइन किया, ये भी तुमने मेंशन किया, तो ये भी चीज तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल काम करती है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपने एकेडमिक गोल का शॉर्टलिस्ट करना है। अब आते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे कि आप उस एकेडमिक गोल को परसू करने में इंटरेस्टेड क्यों हो। जैसे कि मैं इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में जाना चाहता हूँ, अब मैंने जाना ही क्यों है इसमें, उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है। भाई मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ या मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, वहां पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी बहुत है और रीजनल डिस्प्यूट बहुत है। पाकिस्तान का किस किस के साथ झगड़ा है, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ठीक है, कभी कभी ईरान के साथ भी होता रहता है, ठीक है, चाइना के साथ दोस्ती है, लेकिन कुछ मामला में चाइना के साथ भी होता है ना, ये जुदान के दोस्ती में भाई मतलब थोड़ी जगह ऐसा अधिग्रहण की हुई है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो मतलब हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सर आपको अपने कंट्री के आसपास के इश्यूज का पता होना चाहिए। मैंने कहा कि भाई मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में जाना है। अब आपने क्यों जाना है, क्योंकि भाई मैं स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करके अपने कंट्री के इन मसलों को हल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो किस तरीके से हल करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट यहाँ पे सामने आ गया कि भाई मेरा इंटरेस्ट ये है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, आपने अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई किया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद हाउ विल दिस ग्रेजुएट प्रोग्राम हेल्प यू टू रीच योर गोल। जिस प्रोग्राम के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम में जाने के बाद तुम्हें ये प्रोग्राम किस तरीके से तुम्हारा गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। मतलब मैंने चूज किया एकेडमिक गोल भाई इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में जाना, इंटरेस्ट क्या है कि भाई मैं अपने मुल्क के मसले करना चाहता हूँ। तीसरी चीज ये कि भाई हमारे यहाँ से ही पढ़कर तुम्हें क्यों मसले तुम्हारे हल होंगे, तुम ये बोलो भाई सबसे पहले तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और जिस नेचर का प्रोग्राम चाहता हूँ वो इस नेचर का सेम प्रोग्राम है। उसके बाद तुम्हें सेमेस्टर वाइज किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो तो उस स्कॉलरशिप के सेमेस्टर्स के अंदर जाके सब्जेक्ट्स को देखा करो, ठीक है। जैसे कि मैं यूरोपियन लीगल स्टडीज में अभी जा रहा हूँ, तो मैंने पूरा का पूरा सेमेस्टर देखा है, 4 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर मैंने देखे, उन तीनों सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को मैंने देखा कि कौन कौन सा मुझे कहाँ सपोर्ट करता है। जैसे कि लॉ एंड इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आता है मेरे इसमें सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसमें वो स्पेसिफिकली बात करता है कि भाई लॉ एंड इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल ये है कि आपके जितने भी इदारे हैं, जितने भी आप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में लॉ बनाते हैं, उनकी एनालिसिस होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज देखी, भाई ब्लास्फेमी लॉ हमारे पास बनकर आ गया। अब ब्लास्फेमी लॉ का सर्वे होता है, पब्लिक पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे देखती हैं, एक सेशन जज ब्लास्फेमी की एफआईआर को कैसे देखता है, ठीक है। ये तुम्हारा लॉ एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक एनालिसिस है। ये एनालिसिस हमारे पास पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास इस चीज पे किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन ये चीज मैं यूरोप में जाके ये सीखूंगा, तो मैं चाहूंगा कि भाई ये चीज मैं यहाँ पे लेके आऊँ, लॉ एंड इकोनॉमिक्स का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आऊँ, या नहीं भी नहीं तो रिसर्च सेंटर यहाँ पे बनाऊं, ताकि वो इन चीजों को देखे। और वो रिसर्च सेंटर का काम होगा कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे वहां पे जाके मैं प्रॉपरली तौर पर उनको ये बताऊं कि सर ये चीज ऐसी है, ये लॉ का इफेक्ट क्या पड़ता है लोगों पे। हमसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई एफआईए ने ये कार्रवाई की है, उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ा। एफआईए ने साइबर क्राइम एक्ट बना दिया, तो उस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है, पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है, आम बंदे का क्या जो है वो उस पर मतलब मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर भाई मेरी फेसबुक आईडी कोई हैक कर लेता है, ठीक है,
कोई मेरा जो है वो डेटा हैक करके अपने तरीके से लोगों से पैसे मांग रहे हैं। आजकल स्कैम चल रहा है सर, सेम शाहरुख फोटो साहब जी तस्वीर कटी करे, अब पैसा तो देखो अपन सर एब्रार साहब थे वो नहीं यार, एब्रार साहब भी थे, काफी दोस्तों के साथ होता है, ठीक है भाई। अब इस पे एफआईए ने क्या एक्शन लिया, इस छोटी सी छोटी कंप्लेन पे एफआईए किस तरीके से डील करती है। ये होता है आपका लॉ एंड इकोनॉमिक्स, जो आपका बताता है कि लॉ तुमने बना तो लिया लेकिन उसका एनालिसिस क्या है, उसका असर क्या है। अब ये आपने चीज अपने उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके बताना है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि भाई डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बिल्कुल जो है वो मतलब वर्किंग कैपेसिटी में है ही नहीं। हम ना तो डिप्लोमेसी प्रॉपर कर पाते हैं, ना हम किसी दूसरे मुल्कों के साथ इंडस्ट्री भी नहीं बना पाते। हम सिर्फ और सिर्फ झगड़ों में पूरे। या तो भाई हमें कश्मीर से मसला है, यूएस हमें मिलिट्री को पैसे दे, ठीक है। या तो हमें मसला है सर चाइना से, तो चाइना के मसले को हल करने के लिए हमें आईएमएफ पैसा दे, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपको इनको हाईलाइट करना आना चाहिए, ठीक है। और वही सेम चीज आप मैच करोगे उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट से, फिर आप बोलोगे कि हाँ अगर ये चीज मैं पढ़ूंगा तो मेरे मुल्क में ये मसला है, इससे रिलेटेड मैं ये हल करूंगा, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसपे आपने फोकस करना है। इन दी लास्ट कि आप 100% किस तरीके से अंग्रेज को, जो आपको पैसे भी दे रहा है पढ़ने के लिए, जो आपको वीजा भी देगा अपने मुल्क में आके पढ़ने के लिए, उसको किस तरीके से आप 100% कन्विंस करते हो। इन चारों क्वेश्चंस के आपने जवाब देने, जिसमें सिंपल हो गया कि हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, आप में क्या ऐसी खास बात है, आपने हमारी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आपका आगे गोल क्या है। ये चारों सवाल जिसको अच्छे से एड्रेस करना आ गया, तुम्हारे लिए फुल ब्राइट भी हलवा है, तुम्हारे लिए शेविनिंग स्कॉलरशिप क्रैक करना भी हलवा है, इनमें आसानी से इंटरव्यू क्रैक करना भी तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि उनके इंटरव्यू में सर बाकायदा साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल आपका इंटरव्यू ले, वो आपका इस पे प्रॉपरली तौर पर स्काइप पे इंटरव्यू लेते हैं, पता लग जाता है। उनकी रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड ब्लू हो, कैमरा इस रेजोल्यूशन का हो, ये सारी चीजें वो देखते हैं। 360 में पूरा का पूरा सर देखते हैं। इंटरव्यू आपका होता है ना, तो इस तरीके से देखते हैं। मैंने शेफनिंग का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें 2 बंदे मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, तीसरा बंदा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था मुझे। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आप पेन कौन सा यूज करते हैं। मैंने कहा सर जेल पेन यूज करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्ली तौर पर वो देखते हैं। और लिटरली बताऊं कि शेफनिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन, इवन जो सीएसपी भी है ना वो उसमें अप्लाई करता है, क्योंकि शेफनिंग स्कॉलरशिप के थ्रू, जैसे कि अगर कोई इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मतलब इंटरेस्टेड हो, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया का टॉप पे जा रहा है जो पढ़ाता है लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप शेफनिंग स्कॉलरशिप के थ्रू जाके हंट होती है। ऐसे महंगे इदारे में तुम लोग पढ़ोगे तो बड़ा महंगा है पढ़ना, लेकिन सारा का सारा पैसा तुम्हारा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चंस को तुम लोगों ने आंसर करना है। उसके बाद हम अगर आप फर्दर आते हैं, आपने अपने कोर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। कोर्स को शॉर्टलिस्ट करना आपने आना चाहिए। एक तो आपने स्कॉलरशिप के सेमेस्टर्स में देखा, आपने सेमेस्टर देखा कि सर कौन कौन सा है, कौन कौन सा सेमेस्टर नहीं है, लेकिन अब आपने कोर्स को स्पेसिफिक चूज करना आना चाहिए। लाइकवाइज के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तुम्हारा एक इंटरेस्ट है, तुम उसमें जाना चाहते हो। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी भाई बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, मजाक नहीं है सर, बहुत ज्यादा फील्ड्स आती हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, चलो आप कहते हो कि मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में लॉ एंड डिप्लोमेसी में फोकस करना चाहता हूँ। तुमने लॉ एंड डिप्लोमेसी में फोकस किया, लेकिन लॉ एंड डिप्लोमेसी में भी तुम्हारी सब फील्ड्स हैं। जैसे कि तुम लोग कहते हो सिंपल लॉ, सिविल आ गया, क्रिमिनल आ गया, ठीक है। अब सिविल में जाओ तो कॉर्पोरेट आ जाता है, टैक्स आ जाता है, सर्विस आ जाता है। क्रिमिनल में जाओ एंटी टेररिज्म आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप जाओ तो नार्कोटिक्स आ जाता है। ये आपकी सब फील्ड्स हैं। इसी तरीके से स्कॉलरशिप में भी तुम्हें अगर कोई क्रैक करनी है ना स्कॉलरशिप, तो हर एक फील्ड का तुमने प्रॉपर्ली तौर पर सब फील्ड तुम्हें पता होनी चाहिए। लाइकवाइज इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में मैंने जाना है, मैंने क्या चूज किया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसमें फील्ड चूज की लॉ एंड डिप्लोमेसी। थर्ड में मैंने अब उस लॉ एंड डिप्लोमेसी में भी मैंने फील्ड्स निकालनी, उसमें से भी मेरी 2 फील्ड्स कम से कम 2 फील्ड्स तुम्हें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में आपकी 2 बेसिक फील्ड है। एक सर आपकी आती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। जिन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, या जिन जो है वो मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूट है, उनसे रिलेटेड तुम
बैठकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की स्टडी करते हो, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हो, काम करते हो, बताते हो तुम, ठीक है। अब ये एक तुम्हारी सब फील्ड हो गई। दूसरी सब फील्ड सर कौन सी आती है? दूसरी सब फील्ड आपकी आती है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब ये तुम्हारी दूसरी सब फील्ड है। हिस्सा किसका है सर? इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी का। सब्जेक्ट कौन सा है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो तुम लोग सब फील्ड में रहकर अपना जो है वो आप पूरा प्रॉपरली तौर पर आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे, उस फील्ड पे आप काम करोगे। इसको सामने रखने के बाद जब तुम लोग लेटर लिखते हो, जब तुम लोग लेटर लिखने के बाद जब चीजें बताते हो तो तुम्हारी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में आपने ये बताना। अब एक और चीज है जो आपने जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी बताना है। जैसे कि आज इंटरनेशनली तौर पर हमारे पास कौन सा करंट इश्यू चल रहा है सर? यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है। उसके अलावा इमिग्रेशन लॉज और माइग्रेशन के लॉज से जब भी वॉर आती है तो वॉर से रिलेटेड दूसरा इंटरकनेक्टेड इशू होता है माइग्रेशन और रेफ्यूजीज, ठीक है। इन पर भी अभी प्रॉपरली तौर पर इंटरनेशनली काम चल रहा है। यूक्रेन से लोग माइग्रेट होके जा रहे हैं, रशिया से लोग भी माइग्रेट होके जा रहे हैं। यूरोप में वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन की वजह से लोग यूरोप छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई ना कोई एक इशू आपका हाईलाइट होता है, उनको सामने रखते हुए आपने अपना मोटिवेशन लेटर बनाना है। वो बनाने के बाद आपने प्रॉपरली तौर पर एक चॉइस आपके पास आ जाती है कि सर ठीक है, इन चीजों को सामने रखते हुए जब आपने मोटिवेशन लेटर लिखा, इन फील्ड्स को हाईलाइट करने के बाद आपने इंटरेस्ट लिखा, तो आपका बेहतरीन मोटिवेशन लेटर तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद जाके आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक चीज है जो तुम्हें मद्देनजर रखनी है, बहुत अहम है, तुम्हारा लेटर ऑफ मोटिवेशन और रिकमेंडेशन लेटर और तुम्हारी सीवी। जो तुम लेटर में लिख रहे हो उसका सबूत तुम्हारी सीवी में होना चाहिए। जो तुम बता रहे हो उसका सबूत तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं फिर से इंटरनेशनल लॉ की बात करूं कि भाई मैंने इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स क्यों करना है, ऐसी कोई चीज जो मैंने अपने 5 साल के लॉ के करियर में की हो। हाँ सर किया है, जैसा इंटरनेशनल मूव कॉम्पिटिशन किया है जो कि प्रॉपरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता है, उससे मुझे इंटरनेशनल लॉ की फील्ड के बारे में पता चला, ठीक है। अब उसका पता चला तो उसके बाद जाके अब मैं मतलब इसमें कैरियर परस्यू करना चाहता हूँ। एक आपकी ये चीज हो गई, आपने सीवी में ऐड कर दिया कि हाँ भी मैंने जैसा किया, ठीक है। दूसरा आप चाहते हो कि भाई मैं जो है वो मतलब इंटरनेशनल स्कॉलर बनूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, 5 साल के लॉ तो पढ़ रहे हो ना। ICRC की कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में, हर साल आती है। एक ऐसे मांगते हैं तुमसे कि भाई हम हर साल आती है ICRC की, इंटरनेशनल क्रॉस ऑफ रेड क्रेसेंट, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे काम करती है, उनके सेशंस में जाओ। मैंने कुछ सेशन अटेंड किया था अपने 5 साल की लॉ में, हमारे पास यूनिवर्सिटी में आए थे, ठीक है। उसके बाद तुमने कोई इंटर्नशिप दिखा दी जिसमें तुमने इंटर्नशिप भी आपका रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स लॉ से, आसानी से सर ह्यूमन राइट्स लॉ की ऑफिसेज हैं, आप उनमें जाके इंटर्नशिप कर लो या सर्टिफिकेट ले लो, या किसी भी पब्लिक सेक्टर जो है वो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपने काम किया हो, किसी भी सोशल इशू पे आपने काम किया, ठीक है। जैसे कि अभी कोई कश्मीर वाला इशू उठा था, ठीक है, जिसपे प्रोटेस्ट भी हुए, कहा कि भाई मैंने जस्टिस सोसाइटी की तरफ से मैंने प्रॉपरली तौर पर काम किया, मैंने इन इश्यूज को हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद एक तरीके की आपकी एक्टिविटी उसमें सामने आ जाती है, तुम्हारा एक सोशल प्रोफाइल इस तरीके से अपडेट होता है। अब सेम तरीके से ये तुमने चीज की, तो उसी तरीके से जिस टीचर से तुम लोग ले रहे हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में तुमने ये चीजें मेंशन करनी है, क्योंकि तुम्हारा टीचर लेटर लिख रहा है तुम्हारे लिए, तो वो बताएगा कि हाँ भाई ये फास्ट लर्नर है, ये चीजों को अच्छी तरीके से पिक करता है, और उसके अलावा इन कॉम्पिटिशन्स में या ये टास्क और चैलेंजेस मैंने इसको दिए हैं, ठीक है, और इन चैलेंजेस को उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। अब उसकी गवाही कौन दे रहा है? तुम्हारा टीचर दे रहा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तुम्हारी सीवी प्रॉपरली तौर पर तुम्हारे पूरे लेटर ऑफ मोटिवेशन का एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है। ये तीनों चीजें तुमने एक ही जो है वो मतलब फेज में रखनी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आजकल हमारे पास होता है सही कंप्यूटर नॉलेज भी है, माई C++ भी कहो है, ठीक है, उन्हें कहा वो DIT भी कहो, ये गया पुराना दौर, ये पहले होता था कुछ 90s या 2010 से पहले वाला। अब थोड़ा इंटरनेशनली तुम अप्लाई करो, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें लिखो पर रेलेवेंट लिखो। अब फॉर सपोज तुमसे ये भी कोई भी तुमसे स्कॉलरशिप में ये सवाल नहीं पूछता, साइकोलॉजिस्ट सवाल पूछता है कि आप स्पोर्ट्स कौन सी खेलते हो, गेम कौन सी खेलते हो, ठीक है,
किसी ने कहा मैं चेस खेलता हूँ, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, किसी ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये एक तरीके का आपका एक इंटरेस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होता है। लेकिन लेटर ऑफ मोटिवेशन में जो लिखोगे वो सारा का सारा तुम्हारा सीवी में लिखा हुआ होना चाहिए, वो सारा का सारा तुम्हारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा वो लेटर ऑफ मोटिवेशन 100% मैं कहता हूँ एक्सेप्ट होगा। मैंने जिन जिन स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन सब में एक्सेप्ट हुआ। वो अलग बात है, इंटरव्यू तक मैं क्रैक नहीं कर पाया। इसमें जिसमें मैं अप्लाई किया, मैंने अभी जिसमें मैं जा रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने वो कर लिया। अभी मैं जाऊंगा तो वहां पे जाने से जितना भी मैंने यहाँ पे खर्चा किया है वो सारा मुझे वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मुझे अगले दिन वो दे देंगे, ठीक है। अब हर एक चीज, जितनी बड़ी स्कॉलरशिप होती है उतना बड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन उस कंपटीशन को कवर अप करने के लिए तुम्हें वो स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंडिया वाले बच्चे जितने भी सर अप्लाई करते हैं, या जो भी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं, उनकी सिलेक्शन होती क्यों है? क्योंकि उनको ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया बताया जाता है। हमारे पास 5 साल के लॉ में ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आपने अपना प्रैक्टिकल करियर किस तरीके से परस्यू करना है। सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद सेक्शन पढ़ाएंगे, ट्रांसलेट करके बता दिया, खत्म। उसकी एप्लीकेबिलिटी पे नहीं बताएंगे। जैसे कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मिसाल के तौर पर पीपीसी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पीपीसी का पता होना चाहिए कि इसमें तुम्हारी फील्ड कौन कौन सी होती है, ये फील्ड में अप्लाई कैसे होता है। पीपीसी यानी क्रिमिनल लॉ के बाद तुम्हें कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आगे जा सकते हो। पीपीसी से रिलेटेड आपका सर क्रिमिनोलॉजी भी आता है। क्रिमिनोलॉजी में तुम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में अपना करियर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज अगर इंटरनेशनली तुम इस पे जाओ, इंटरनेशनली भी जॉब्स आती हैं जो डायरेक्टली तुम्हारी सिलेक्शन करती हैं। आप इंटरपोल सुना होगा आपने, ठीक है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, उसमें लीगल ऑफिसर की जॉब आती है। FIA तो चलो पाकिस्तान का, लेकिन इंटरपोल में डायरेक्टली जॉब आती है। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट चाहिए, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लीगल ऑफिसर की जॉब आती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब उसमें सिलेक्शन होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्वेश्चन का पूरा एक PDF देते हैं। उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा लिखा होता है, भाई ये सिनारियो है, इसको इन्वेस्टिगेट करके बताओ। ये बड़े मजे के आपके जॉब्स होती हैं। इन चीजों को आपने अप्लाई किया, आप आराम से क्रैक कर लेते हो। इंटरपोल की जॉब क्रैक कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपके उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की मैंने बात कर ली। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, जो आपको यूनिवर्सिटीज 100% स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटीज जब आपको 100% स्कॉलरशिप दे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अकोमोडेशन का खर्चा भी होता है। अकोमोडेशन का खर्चा आपने कुछ हद तक यहाँ से लेके जाना है, फिर वहाँ पे जाके वो होता है ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में वहाँ पे अप्लाई करोगे, वो खर्चा आपको रीइंबर्स होके 5 महीनों में 4 महीनों में मिल जाएगा। वहाँ पे पाकिस्तान जैसा वो सिस्टम नहीं है कि भाई अप्लाई करो 2 साल 3 साल की डिग्री के बाद रीइंबर्स हो, नहीं। 3 महीनों में भी मिल जाता है, 4 महीनों में भी मिल जाता है। मेरा एक दोस्त है सर, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में LLM किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ से बैंक स्टेटमेंट दिखा के भी वो गया है। यहाँ से जाने के बाद उसने प्रॉपरली तौर पर वहाँ पे अपनी डिग्री पूरी की है। लेकिन उसने बताया कि भाई मैं जिस तरीके से वहाँ पे पढ़ाई करता था, मुझे 1 टाइम मील फ्री यूनिवर्सिटी देती थी, ठीक है। मैं मतलब 1 टाइम का खाना मुझे यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में दिया जाता था। और स्कॉलर्स जो भी होते हैं, उनका बैठना, उनके बैठने का उनका रूम, हर एक चीज़ जो है वो मतलब एक प्रिविलेज होता है। स्कॉलर्स की इंटरनेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे तो चलो नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस तुम्हें मिलते हैं, जिसमें तुम प्रॉपरली तौर पर अपना लाइफ सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे चाइना है, PhD स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देता है मंथली। कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कोविड के टाइम में पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन चाइना से जो है 1 सवा लाख रुपए महीने पे वो स्टाइपेंड उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं वो भी PhD का। लेकिन एक तरीके से स्कॉलर की इज्जत देखो, एक स्कॉलर का प्रिविलेज है सर वहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के बाद तरीकेकार वही सेम होगा। मैं कुछ लेटर ऑफ मोटिवेशन के अपने सैंपल्स भी आपको दूंगा, ठीक है। मेरे पास इसमें पड़े हुए हैं, मैं आपको स्लाइड्स में सारा रीड करके दिखाता, लेकिन वो मेरे पास सैंपल्स पड़े हैं, उनमें आप उसको सामने रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर यूरोप से पहले मैं बात करूंगा, यूरोप की कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, मैं चंद बता रहा हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें आपकी एजुकेशन मास्टर तक फ्री है।
पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, जो आपको मैंने अभी अभी बताई, जो कि LLM करवाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। दूसरी सर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियन, जिसमें मैं जा रहा हूँ, यूरोपियन लीगल स्टडीज में आपको मास्टर्स करवाते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते, इवन इनकी कोई भी फीस भी नहीं है, इनिशियली एडमिशन फीस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरी सर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो उसमें आपका मास्टर्स करवाता है, लेकिन इसमें नॉमिनल फीस होती है 1500 यूरो, 2000 यूरो, बिल्कुल नॉमिनल है, ठीक है। तीसरी सर आता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कि आपका कोर्स करवाती है इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चौथी सर यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ केंट, USA, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो मतलब LLM प्रोग्राम्स होते हैं, सही है। इसमें 18 अंक की 2 गर्ल्स भी गई हैं अभी, ठीक है। मेरे ख्याल से एक सुग्रा शाह है और दूसरी अभी आई गेस हिरा है, वो गई हैं, ठीक है। वो उन्होंने उस स्कॉलरशिप को क्रैक किया, लेकिन दैट इज दी पार्शियल स्कॉलरशिप भी होती है और फुली जो है वो पार्शियल स्कॉलरशिप भी आपकी होती है। US गए हैं, ठीक है। अब तीसरी सर पब्लिक सेक्टर में आपकी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल, US का, ठीक है। ये भी आपका फुली फंडेड जब लगाया जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग ये समझो कि भाई तुम्हें प्रॉपर्टी तौर पर खाने पीने का खर्चा भी देंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फीस कवर करेंगे। जस्ट ट्यूशन फीस, ये जस्ट ट्यूशन फीस है, हार्वर्ड लॉ स्कूल की ट्यूशन फीस है ये, जो नहीं भी नहीं तो भाई 45 से $50,000 होती है, $50,000 यानी कि करोड़ों में, ठीक है। लेकिन वो भी अगर तुम इसमें अप्लाई करते हो तो तुम इजीली हो जाओगे। इसका मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी लाहौर लम से, उन्होंने 3 इयर्स का लॉ किया था, ठीक है, लेकिन वो उसी हार्वर्ड लॉ स्कूल की स्कॉलरशिप में गई है, ठीक है। उन्होंने वहां से मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद अभी वहीं पे वो लॉ फर्म में जॉब कर रही है, ठीक है। जब आप हार्वर्ड लॉ स्कूल जैसे किसी इदारे से पढ़ते हो तो सिर्फ आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये लिखना है कि भाई मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ, आपको